है, ये जो एक्रोसोम एंजाइम है, इसमें जो सबसे पहले कौन सी लेयर पड़ती है? कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा, तो कोरोना रेडिएटा को एक एंजाइम होता है कोरोना रेडिएटा, कोरोना पाचनी एंजाइम, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोरोना पाचनी एंजाइम। शुक्राणु के एक्रोसोम एंजाइम में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको कहते हैं हम कोरोना पाचनी एंजाइम। ये क्या कार्य करेगा? कोरोना को डाइजेस्ट कर देगा। कोरोना रेडिएटा जो लेयर है अंडाणु की, उसको डाइजेस्ट कर देगा। डाइजेस्ट करने के बाद वो लेयर हो गई खत्म। अच्छा, इसके बाद दूसरी लेयर आती है इसके नीचे वाली, जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा एक लेयर आती है। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर्तव चक्र, जिसको इंग्लिश में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। जो आर्तव चक्र की प्रक्रिया है, ये जो चक्र है, साइकिल है, ये जितनी भी स्तनधारी मादाएं हैं, जितनी भी स्तनधारी जिनके स्तन हैं वो मादाएं हैं, यह प्रक्रिया सभी मादाओं में होती है। जितनी भी स्तनधारी मादा हैं, चाहे वो हमारी गाय हो, भैंस हो, बकरी हो इत्यादि, जिनके स्तन हैं और जो मादा हैं, यह आर्तव चक्र की जो प्रक्रिया है वो सभी में होती है। इसको हम कई नामों से जानते हैं, जैसे इसको हम रजोधर्म भी कहते हैं, मासिक धर्म चक्र भी कहते हैं, और इसको हम माहवारी भी बोलते हैं। और जब यह प्रक्रिया मादाओं में प्रारंभ होती है, उस प्रारंभिक जो स्टेज होती है, उस स्टेज को हम रजोदर्शन बोलते हैं। और जो चक्र होता है लगभग 28 दिनों का होता है। कितने दिनों? कभी 28 का भी हो जाता है, 29 का भी हो जाता है, कभी 27 का भी रह जाता है। इसका जो एवरेज टाइम है वो 28 दिन है, 28 डेज है। इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि ये इस प्रक्रिया के दौरान होता क्या है। इस तरीके से हमारा गर्भाशय होता है। ये चित्र किसका है? ये हमारा गर्भाशय है। ये क्या है? ये है गर्भाशय। जब स्त्री के अंदर यह प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो हमारी एक भित्ति होती है गर्भाशय के अंदर, जिसको हम अंतः भित्ति बोलते हैं। इंग्लिश में एंडोमेट्रियम बोलते हैं। हिंदी में अंतः भित्ति बोलते हैं और इंग्लिश में एंडोमेट्रियम बोलते हैं। इसके गर्भाशय के बारे में डिटेल में मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया है। अब ये जो अंतः भित्ति है, ये जो एंडोमेट्रियम है, ये एंडोमेट्रियम क्या होता है कि जब मादा में यह प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है, तो हमारा जो अंडाशय है, अंडाशय एक हार्मोन का स्रावण करता है, जिसको हम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। कौन सा हार्मोन कहते हैं? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये क्या कार्य करता है? इस भित्ति को बनाए रखने का कार्य करता है। अगर इस हार्मोन का स्रावण कम हो जाए तो ये भित्ति टूट जाती है। समझो मैं क्या कह रहा हूं। ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, यह हार्मोन इस एंडोमेट्रियम यानी कि अंतः भित्ति को बनाए रखता है, इसकी रक्षा करता है। अगर इस हार्मोन का स्रावण कम हो जाए या फिर बिल्कुल श्रावण बंद हो जाए, तो यह भित्ति क्या होती है? टूट टूट कर गिरने लगती है, धीरे 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 धीरे। और इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में रक्त होता है, ब्लड होता है। इस भित्ति के अंदर, ये जो अंतः भित्ति है, एंडोमेट्रियम है, इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में रक्त होता है। और जब इस भित्ति को प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं मिलता है, तो ये क्या होता है? ये टूट टूट के गिरने लगती है। जब ये टूट के गिरती है तो इसके साथ ब्लड भी गिरता है, जिसके साथ ब्लीडिंग भी होती है। क्या होती है? ब्लीडिंग होती है, रक्त भी बहता है। यही होता है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल, आर्तव चक्र। यही होता है हमारा आर्तव चक्र और यही होता है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको हम रजोधर्म भी बोलते हैं, मासिक धर्म चक्र भी बोलते हैं, और इसको माहवारी भी बोलते हैं। महामारी नहीं, महावारी, ये प्रक्रिया चलती है। अब इस आर्तव चक्र के कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, यानी कि 4 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं हम रजोस्राव अवस्था।
रजोस्राव अवस्था जो है सबसे पहली अवस्था है। यह अवस्था 1 से 5 दिन तक चलती है। एवरेज ये 2 दिन में खत्म हो जाती है, लेकिन 1 से 5 दिन ये चलती है। कभी कभी 5 दिन भी चलती है, कभी 4 भी, कभी पहले दिन ही समाप्त हो जाती है। ये लगभग 1 से 5 दिन चलती है। पहले व दूसरे दिन क्या होगा, पहले और दूसरे दिन एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो स्राव है वो कम हो जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो अंडा से क्या करेगा, कम कर देगा उसका स्राव। 3, 4, 5 यानी कि पहले और दूसरे दिन क्या हुआ, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन का स्राव था वो कम हो गया। और तीसरे, चौथे और पांचवें दिन यह अंतःभित्ति एंडोमेट्रियम टूट जाती है। धीरे धीरे टूट टूट के तीसरे दिन कुछ टूटेगी, फिर चौथे दिन कुछ टूटेगी, फिर पांचवें दिन कुछ टूटेगी। ये टूट टूट के गिरने लगती है। और जब यह भित्ति गिरती है तो इसके साथ क्या निकलता है, रक्त निकलता है और अनिषेचित अंडाणु बाहर आता है। क्या क्या निकलता है इसके साथ, रक्त बाहर आता है और अनिषेचित अंडाणु बाहर आता है। इसके बाद इसकी दूसरी अवस्था होती है पुटकी अवस्था। कौन सी अवस्था होती है, पुटकी अवस्था। पहली अवस्था थी रजोस्राव अवस्था जो कि 1 से 5 दिन चलती है, जिसमें पहले और दूसरे दिन एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण कम हो जाता है, अंडा से कम कर देता है इन हार्मोन्स का स्रावण। और तीसरे, चौथे और पांचवें दिन यह अंतःभित्ति टूट टूट के गिरने लगती है, जिसके साथ रक्त और अनिषेचित अंडाणु बाहर आ जाता है। इसके बाद दूसरी अवस्था आती है पुटकी अवस्था। इसमें क्या होता है, एफएसएच जो हार्मोन था, एफएसएच हार्मोन प्राथमिक पटकाओं को ग्रीफिन पटका बनाता है। मैं ये पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ अंड जनन में। ये जो ग्रीफिन पटका क्या होती है, पटका कोशिका क्या होती है, कॉर्पस ल्यूटियम जो कोशिकाएं वो क्या होती हैं, पटका बनाता है। तथा एफएसएच ग्रीफिन पटकाओं को एस्ट्रोजन हार्मोन निकलवाता है। क्या निकलवाता है, अब ग्रीफिन पटका निकालेंगे, कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। यह जो अवस्था है ये 6 से 13 दिन तक चलती है। एस्ट्रोजन हार्मोन आ जाएगा और जो अंतःभित्ति है, ये वाली जो अंतःभित्ति जो टूट चुकी थी, इसका पुनः निर्माण होने लगेगा। धीरे 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 ये बनने लगेगी। कौन सी अंतःभित्ति, एंडोमेट्रियम। एस्ट्रोजन, मैं आपको एक बात बता दूं, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है इसे बनाए रखता है और एस्ट्रोजन जो हार्मोन है इसे बनाने का काम करता है। बनाने का काम कौन करेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन। और बनाए रखने का काम कौन करेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो अब एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण हुआ तो ये अंतःभित्ति फिर से बनने लगती है, पुनः बनने लगती है। इसके बाद तीसरी अवस्था होती है अंडोत्सर्गीय अवस्था। अंडोत्सर्गीय अवस्था में क्या होता है, जो एलएच हार्मोन है, ल्यूटिजाइनिन जो हार्मोन है, वो ग्रीफिन पटका को तोड़कर द्वितीय अंडक को बाहर निकाल देता है। क्या करता है, द्वितीय अंडक को बाहर निकाल देता है। और जो द्वितीय अंडक है वह कहाँ पहुंच जाता है, फैलोपियन नलिका के तुम्बका क्षेत्र में पहुंच जाता है। यह जो अवस्था चलती है, यह जो अंडोत्सर्गीय अवस्था है, ये 14वें दिन होती है। कौन से दिन होती है, 14वें दिन। मैंने बताया था कि आर्तव चक्र कितने दिन चलता है, 28 दिन चलता है। तो ये अवस्था कितने दिन, कौन से दिन हुई थी, 14वें दिन। इसके बाद लास्ट की जो अवस्था आती है वो आती है ल्यूटियल अवस्था। इसमें क्या होता है, एलएच बढ़ता है, यानी कि जो एलएच हार्मोन्स का जो स्रावण है वो बढ़ जाता है। ग्रीफिन पटकाओं को एक पीली संरचना में बदल देता है। जो ग्रीफिन पटकाएं थी पीली संरचना में बदल जाती हैं, जिसको हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। एलएच हार्मोन जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन निकलवाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलवाता है। कौन सा हार्मोन निकलवाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलवाता है, जो कि एंडोमेट्रियम को बनाए रखता है। जो अंतःभित्ति थी गर्भाशय की उसको बनाए रखता है। मैं बता चुका हूं पहले ही, एस्ट्रोजन बनाने का काम करता है और प्रोजेस्टेरोन बनाए रखने का काम करता है। अब कौन सा हार्मोन निकल आया, हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकल चुका है। अब ये जो अवस्था है कितने दिन चलती है भाई, 14वें दिन ये खत्म हुई थी, ये चलती है 15 से 23 दिन तक। यदि निषेचन हो गया, अंडाणु और शुक्राणु मिल गए, तो ये आर्तव चक्र, ये प्रक्रिया जो है वो बंद हो जाती है और पीयूष ग्रंथि से एलएच हार्मोन और एफएसएच हार्मोन का जो स्रावण है वो बिल्कुल बंद हो जाता है। फिर बनती है अपरा, जिसको हम इंग्लिश में प्लीसेंटा बोलते हैं। ये हार्मोन निकालती है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, HCGH हार्मोन होता है, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। यह कॉर्पस ल्यूटियम को प्रेरित करता है। कॉर्पस ल्यूटियम को कौन, HCGH प्रेरित करता है, क्या निकलवाने के लिए, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलवाने के लिए, ताकि जो गर्भाशय की अंतःभित्ति थी वो बनी रहे। ये हमने खत्म किया क्या, आर्तव चक्र। आर्तव चक्र की 4 अवस्थाएं थी, मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद
एक इसमें महत्वपूर्ण बात होती है ग्रेविडेक्स टेस्ट। ग्रेविडेक्स टेस्ट क्या होता है? एक किट होती है। क्या होता है? एक किट होती है और किट में मादा के मूत्र की कुछ बूंदें डाली जाती हैं जिसमें HCGH का पता लगाया जाता है। अब सपोज करो क्या होता है कि जब कोई स्त्री गर्भ धारण करती है, जब कोई स्त्री गर्भ धारण करती है तो उसके गर्भाशय के अंदर बनती है एक अपरा, अपरा बनती है। अपरा एक हार्मोन का स्रावण करती है जिसको कहते हैं HCGH, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडो हार्मोन, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। क्या कहते हैं? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। यह हार्मोन तभी स्रावित होता है जब अपरा बनती है। और अपरा कब बनती है? जब कोई स्त्री गर्भ धारण कर लेती है तब बनती है अपरा। अब जो किट आती है इस तरीके से किट आती है, इसमें यहाँ पे कुछ मादा मूत्र कुछ बूंदें डाली जाती हैं। मादा मूत्र में अगर HCGH हार्मोन होता है तब तो स्त्री ने गर्भ धारण कर लिया, अगर हार्मोन नहीं होता है तो मतलब उसने गर्भ धारण नहीं किया। इसी को कहते हैं हम ग्रेविडेक्स टेस्ट। और पता लगेगा, क्या पता लगाते हैं? कौन से हार्मोन का पता लगाते हैं हम ग्रेविडेक्स टेस्ट में? HCGH हार्मोन का पता लगाते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम रजोन वृत्ति। रजोन वृत्ति क्या होती है? मादाओं में एक प्रक्रिया होती है, नर नर जो है वो अपनी मृत्यु तक, जब तक नर की मृत्यु नहीं होती वो संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। लेकिन वही मादा यानी कि एक स्त्री लगभग 45 से 50 या फिर 55 वर्ष की एज में संतान उत्पन्न करने की क्षमता को खो देती है। उसके अंदर अंडाणु का निर्माण नहीं होता है और आर्तव चक्र बंद हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं हम रजोन वृत्ति। मादा में आर्तव चक्र बंद हो जाते हैं कब? 45, 50 या फिर 55 तक बंद हो जाते हैं। एवरेज टाइम इसी बंद होने की प्रक्रिया को बोलते हैं, आर्तव चक्र के बंद होने की प्रक्रिया को बोलते हैं हम रजोन वृत्ति। इसके बाद बात करते हैं हम निषेचन, जिसको इंग्लिश में हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं या फिर सिंगेमी भी बोलते हैं। अब निषेचन की भी अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली जो अवस्था होती है वीर्य स्खलन होता है। वीर्य स्खलन का मतलब होता है कि जो नर है वो अपना वीर्य मादा शरीर में स्थानांतरित कर देता है। नर अपना वीर्य मादा शरीर में स्थानांतरित कर देता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम वीर्य स्खलन प्रक्रिया। तो तीसरी अवस्था होती है उस वीर्य के अंदर 30 से 40 मिलीलीटर वीर्य के अंदर लगभग 30 से 40 करोड़ शुक्राणु होते हैं। कितने शुक्राणु होते हैं? 30 से 40 करोड़ शुक्राणु होते हैं। और 30 से 40 करोड़ शुक्राणुओं में से केवल 100 से 200, कितने? केवल 100 से 200 शुक्राणु ही मादा की फैलोपियन नलिका तक पहुंच पाते हैं। अब जो 100 से 200 पहुंच रहे हैं 3 से 40 करोड़ शुक्राणुओं में से, तो बाकी का क्या होता है? जो मादा की योनि होती है उसका वातावरण वो अम्लीय होता है और WBC क्या करती है? नष्ट कर देती है अम्लीय वातावरण के कारण। और WBC कुछ उन शुक्राणु को नष्ट कर देती हैं। अब जो बचे हुए शुक्राणु हैं उनके पास 100 से 200 शुक्राणु जो बचते हैं उनके पास हाई पावर होती है। क्या होती है? हाई पावर होती है। तैरने की होती है। उनके पास इस जो वातावरण इसको सहन करने की शक्ति होती है, इसीलिए वो मादा की फैलोपियन नलिका तक पहुंच पाते हैं। अब इसका चौथी अवस्था है वीर्य में शुक्राणु की चाल। जो वीर्य में शुक्राणु की चाल होती है, एक बात याद रखना कि जितना वीर्य होता है वो टोटल शुक्राणु नहीं होते, वो मैं पीछे बता चुका हूं पूरा सिस्टम। वीर्य में शुक्राणु की चाल कितनी होती है? 1 से 4 मिलीमीटर पर मिनट चाल होती है। कितनी होती है? 1 से 4 मिलीमीटर पर मिनट चाल होती है वीर्य में शुक्राणु की। और इसकी जो पांचवी अवस्था है वो होती है मादा शरीर में शुक्राणु कितने दिन तक जीवित रह सकता है? 1 से 2 दिन तक ही जीवित रह सकता है। यानी कि 24 से 48 घंटे तक ही मादा शरीर में एक शुक्राणु जीवित रह सकता है। इसके बाद बात करते हैं हम संधारण, कॉपुलेशन या फिर कैपेसिटी को इंग्लिश में कहते हैं। इसका अर्थ है कि जो शुक्राणु है, जो 30 से 40 करोड़ शुक्राणु थे
उनमें से केवल 100 से 200 शुक्राणु ही अंडाणु तक पहुंच पाते हैं। तो बाकी जो शुक्राणु मर जाते हैं, बाकी तो मर गए, खत्म हो गए, लेकिन जो 100 से 200 शुक्राणु हैं उनके पास सहन शक्ति, पावर, माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या है वो ज्यादा होती है। और ये जो 100 से 200 शुक्राणु होते हैं ये कैसे होते हैं? परिपक्व शुक्राणु होते हैं। इसी कारण ये कहां तक पहुंच पाते हैं? अंडाणु तक पहुंच पाते हैं। अब इनके पास जो शक्ति है तैरने की या फिर इस वातावरण को सहन करने की, उसी शक्ति को, इनके पास जो शक्ति है उसी शक्ति को हम बोलते हैं संधारण, कॉपुलेशन या फिर कैपेसिटी। उसी क्षमता को बोलते हैं हम कैपेसिटी यानी कि संधारण। इसके बाद बात करते हैं हम शुक्राणु भेदन के बारे में, यानी कि जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो क्या होता है। ये मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। जैसे ही द्वितीय अंडक शुक्राणु के संपर्क में आता है, उसमें जो द्वितीय अंडक था वो एनाफेज सेकंड पर रुका हुआ होता है। जैसे ही शुक्राणु के संपर्क में अंडाणु आता है, अंडाणु में जो द्वितीय अंडक है उसमें मियोसिस सेकंड पूर्ण होता है, जहां से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। जहां से कितनी कोशिकाएं बनती है? 2 कोशिकाएं बनती हैं। एक कोशिका यहाँ पे बनती है। अब इन पर इस तरीके से कवर चढ़ा हुआ होता है, इस तरीके से कवर होता है। ये जो छोटी कोशिका है, इसको बोलते हैं हम द्वितीय ध्रुवीयकाय। इसको क्या बोलते हैं हम? द्वितीय ध्रुवीयकाय। द्वितीय ध्रुवीयकाय यहां से छेद करके निकल जाता है, और निकलने के बाद ये हो जाता है नष्ट। अब बचता है हमारे पास अंडाणु। बचता है, और यहां पे हमारी होती है अब जहां से द्वितीय ध्रुवीयकाय निकला था, अब जो छिद्र बनता है उस छिद्र को कहते हैं हम सक्रिय ध्रुव। क्या बोलते हैं उस छिद्र को? सक्रिय ध्रुव बोलते हैं। जहां से द्वितीय ध्रुवीयकाय छेद करके निकला था इस अंडाणु की भित्ति में, उस छिद्र को हम क्या बोलते हैं? सक्रिय ध्रुव बोलते हैं। अब जैसे ही शुक्राणु इसके संपर्क में आता है, अब सपोज करो ये भित्ति हो गई केंद्रक की, ये इसकी हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसमें है ये बलकुटीय कण जो कि कोरोना रेडिएटा का निर्माण करते हैं। इसके बाद इसके ऊपर एक और भित्ति होती है, सॉरी जोना पेलुसिडा होती है, जोना पेलुसिडा, और यहाँ पे बनती है कोरोना रेडिएटा, ऊपर परत बनती है इस तरीके से। अब शुक्राणु इसके संपर्क में आएगा, ये हमारा शुक्राणु, ठीक है। ये हमारा शुक्राणु है। अब क्या होता है कि अब यहाँ पे पाए जाते हैं शुक्राणु के ऊपर एक्रोसोम एंजाइम। कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? एक्रोसोम एंजाइम पाए जाते हैं। एक्रोसोम एंजाइम क्या कार्य करते हैं? ये जो एक्रोसोम एंजाइम है, इसमें जो सबसे पहले कौन सी लेयर पड़ती है? कोरोना रेडिएटा। तो कोरोना रेडिएटा को एक एंजाइम होता है कोरोना रेडिएटा कोरोना पाचनी एंजाइम, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोरोना पाचनी एंजाइम। शुक्राणु के एक्रोसोम एंजाइम में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको कहते हैं हम कोरोना पाचनी एंजाइम। ये क्या कार्य करेगा? कोरोना को डाइजेस्ट कर देगा। कोरोना रेडिएटा जो लेयर है अंडाणु की, उसको डाइजेस्ट कर देगा। डाइजेस्ट करने के बाद वो लेयर हो गई खत्म। अच्छा, इसके बाद दूसरी लेयर आती है इसके नीचे वाली, जोना पेल्यूसिडा। जोना पेलुसिडा एक लेयर आती है। अब उसको कौन खत्म करेगा? एक एंजाइम होता है जोना
पेल्यूसिडा पाचनीय एंजाइम। जोना पेल्यूसिडा पाचनीय एंजाइम किसको खत्म कर देगा? डाइजेस्ट कर लेगा जोना पेल्यूसिडा लेयर को। अब एक एंजाइम और होता है हाइल्यूरोनिडेज। हाइल्यूरोनिडेज नाम का एंजाइम होता है जो किसको डाइजेस्ट करता है? हाइल्यूरोनिडेज नाम का एंजाइम होता है जो किसको पचाता है? प्लाज्मा झिल्ली को। प्लाज्मा झिल्ली को पचाने का काम कौन करता है? हाइल्यूरोनिडेज नाम का एंजाइम होता है जो प्लाज्मा झिल्ली को पचाने का काम करता है। दूसरा जो एंजाइम होता है वो होता है जोना पेल्यूसिडा पाचनीय एंजाइम जो किसको पचाता है? जोना पेल्यूसिडा परत को पचाता है। और तीसरा एंजाइम होता है कोरोना रेडिएटर को पचाता है जिसको कहते हैं कोरोना पाचनीय एंजाइम। अब ये तीनों इसकी जो लेयर थी वो तीनों डाइजेस्ट कर चुके हैं, जो तीनों नष्ट हो चुकी है, खत्म कर दिए किसने? एक्रोसोम एंजाइम ने। अब ये जो नली बनी हुई है, अब शुक्राणु और अंडाणु का मिलन हो चुका है। मिलन के बाद ये जो नलिका बनती है इस नलिका को बोलते हैं हम कीपक। और कौन से कीपक? निषेचन कीपक। इसको क्या बोलते हैं हम? निषेचन कीपक बोलते हैं इसको। अब निषेचन कीपक को वैसे क्या होगा? अब आदान प्रदान होगा। ये जो यहाँ पे जो शुक्राणु में क्या केंद्रक है ये आ जाएगा इसके अंदर। किसके अंदर आ जाएगा? अंडाणु के अंदर आ जाएगा। और ये जो तारक केंद्र था दूरस्थ तारक केंद्र, ये भी इसी के अंदर आ जाएगा। ये दो चीज आती हैं। शुक्राणु से कितने आइटम अंदर आते हैं? शुक्राणु केवल दो आइटम। एक अगुणित केंद्रक अंदर आता है, केंद्रक अंदर आएगा शुक्राणु का। और दूसरी चीज दूरस्थ तारक केंद्र अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा? अंडाणु के अंदर आएगा। बाकी का ये नष्ट हो जाता है, ये नष्ट हो जाता है। अब ये हो जाता है द्विगुणित। अब ये हो जाता है द्विगुणित। ये पहले अगुणित था, अब हो गया द्विगुणित। अब ये बन गया युग्मनज। युग्मनज किसी भी जो लैंगिक जनन करते हैं उस जीव की पहली कोशिका होती है। जितने भी जीव लैंगिक जनन करते हैं उन जीवों की पहली कोशिका क्या होती है? युग्मनज यानी कि जाइगोट होता है। इंग्लिश में इसको जाइगोट बोलते हैं। ये होता है शुक्राणु भेदन और ये होगी निषेचन की प्रक्रिया पूरी। एक बार मैं इसको इस पे समझाता हूँ आपको। देखो, कोरोना रेडिएटर जोना पेल्यूसिडा में छेद करके बाहर निकल जाएगा कौन? द्वितीय ध्रुवी का है। अब जो छिद्र होगा उस छिद्र को बोलते हैं हम सक्रिय ध्रुव। अब एक्रोसोम एंजाइम में क्या होगा? कोरोना पाचनीय एंजाइम होगा जो कोरोना रेडिएटा को पचाने का काम करेगा। जोना पाचनीय एंजाइम होगा जो जोना पेल्यूसिडा को पचाने का काम करेगा। और एक तीसरा एंजाइम होगा हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम होगा जो प्लाज्मा झिल्ली को पचाने का काम करेगा। शुक्राणु और अंडाणु को जो नलिका जोड़ती है, शुक्राणु और अंडाणु को जो नलिका जोड़ती है ये रही, इसको बोलते हैं निषेचन कीपक। निषेचन कीपक। अब अंडाणु से शुक्राणु से अंडाणु में क्या जाता है? अगुणित केंद्रक जाता है और दूरस्थ तारक केंद्र जाता है। क्या जाता है? दूरस्थ तारक केंद्र और अगुणित केंद्रक जाता है। बलकुटीय कण क्या काम करते हैं? बलकुटीय जो कण होते हैं वो प्लाज्मा झिल्ली के बाहर जाकर एक लेयर बना लेते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के बाहर जाकर एक परत बना लेते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। ये क्या कार्य करती है? ये कार्य करती है कि एक शुक्राणु एक अंडाणु के साथ एक शुक्राणु ही निषेचन करेगा। निषेचन हो गया कंप्लीट। उसके बाद कोई भी शुक्राणु जो है इस अंडाणु के साथ निषेचन नहीं कर सकता। ये कार्य होता है किसका? हमारी जो बलकुटीय कणों की लेयर थी जोना पेल्यूसिडा का। इसके बाद शिशु का लिंग निर्धारण कैसे होता है? कैसे पता चलेगा कि लड़का है या फिर लड़की? ये मादा से आए और ये आए नर से, ठीक है। दोनों मिले, इधर से एक्स आया इधर से एक्स आया तो ये बन गई मादा। इधर से एक्स आया इधर से वाई आया तो ये बन गया नर। नर का सिंबल ये है और मादा का सिंबल ये है। अगर एक्स एक्स होते हैं तो पैदा होगी मादा। किसके अंदर? युग्मनज के अंदर। ये जो युग्मनज बना इसके अंदर एक्स एक्स है तो पैदा होगी मादा। अगर एक्स वाई है तो पैदा होगा नर। ये पहचान होती है शिशु लिंग निर्धारण की।
और तो आज यहीं पर हम खत्म करते हैं। कल आगे हम बात करेंगे किसके बारे में, जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं, जो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं वो कैसे होते हैं उसके बारे में बात करेंगे।